अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए तैयार हैं। डेट अनाउंस कर दी गई है और जब से डेट का ऐलान हुआ है, ख़ासकर इस माहौल में जब इलेक्शंस की तरफ सब देख रहे हैं, सियासी माहौल काफ़ी गर्म है, तब से सबके दिलों में एक ही सवाल है कि क्या होने वाला है इस मौजूदा सियासी माहौल में आगे चलकर। अब आपको याद होगा तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 साल पहले इलाज की गर्ज से नवाज शरीफ लंदन गए और उसके बाद से खुद साख्ता जिलावतनी वहाँ पर काट रहे थे। हमने देखा बहुत से उन्होंने दौरे किए दीगर ममालिक के, मुख्तलिफ वहाँ पर उनकी सरगर्मियाँ रहीं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। लेकिन अब उन्होंने अक्टूबर में ऐलान कर दिया है। अब वापसी पर उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना है। सिर्फ जो अदालत में उनके केसेस हैं वही नहीं, बल्कि ख़राब मईशत है, बुरे हालात हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, अवाम महंगाई से परेशान हैं। इस सब में यकीनी तौर पर वो सियासी रहनुमाओं की तरफ, हुकूमतों की तरफ देख रहे हैं। फिर पीडीएम हुकूमत जो पिछले 16 माह में कर की गई, उसका खमियाजा भी और उसका गुस्सा भी अवाम यकीनन इलेक्शंस में ज़ाहिर करेंगे। और क्योंकि पीडीएम हुकूमत का एक हिस्सा थी नून लीग और अहम वजारतें उनके पास थी, वजारत उज़्मा उनके पास थी, तो इसका गुस्सा भी मुस्लिम लीग नून और ऑब्वियसली उनकी जो प्रीमियर लीडरशिप है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। न सिर्फ ये, बल्कि एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून पर उनके मुखालिफिन की जानिब से, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी नून लीग हैं, ये इशारा किया जा रहा है। अब इन सारे के सारे चैलेंजेस में नवाज शरीफ की वापसी, क्या होगा सियासी मंजरनामा और क्या नवाज शरीफ वापसी पर अवाम को मुतमईन कर पाएंगे, ये हमारा अपने तज्ज़ियाकारों के सामने है सवाल। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे मैं शुरू करूँगी। बहुत सारे चैलेंजेस नवाज शरीफ साहब को, लेकिन उनके पास अवाम के लिए क्या है? बहुत शुक्रिया अलीना। आपने दुरुस्त कहा, चैलेंजेस उनके लिए बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा चैलेंज यही है कि उनके ऊपर जो केसेस है, क्या वहां बैठ के उनको कोई रिलीफ मिल जाता है या फिर पाकिस्तान आएंगे, जेल जाएंगे और फिर अपनी सजा सस्पेंड करने के लिए कोई अपील दायर करेंगे। दूसरा मेरे ख्याल से एक चैलेंज नून लीग के लिए अभी ये बरकरार है कि क्या आकर नवाज शरीफ आकर अपने लिए कैंपेन करेंगे, यानी खुद वजीर आजम बनने के लिए कैंपेन करेंगे या अपने भाई को वजीर आजम बनाने के लिए कैंपेन करेंगे। मेरी नज़र में इस पर अभी एक सवालिया निशान है। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि क्या अवाम को मुतमईन कर सकेंगे, मुझे लगता है बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होगा ये। उसकी एक बड़ी वजह यह है, 16 महीने की उनकी हुकूमत रही और हुकूमत में आने से पहले उन्होंने एक रैली निकाली जिसका नाम था महंगाई मुकाओ मार्च। लेकिन आपने देखा उस वक्त जो महंगाई 12, 12.5% पे थी, वो 35-36% तक जाके पहुंच गई। इस साल भी कोई आसार नहीं है कि महंगाई में कमी होगी। इस हुकूमत के जाते साथ ही आपने देखा है कि बिजली के जो बिल आए हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है, जो गैस प्राइसेस है उसमें मजीद इजाफा होगा। इस सब की जिम्मेदारी आवाम जो है वो यकीनन समझेगी कि जो पिछली हुकूमत है उनके भी फैसले हैं। या सिर्फ अब ये पीछे चले जाएंगे तो आप ये भी कहेंगे तहरीक इंसाफ का क्या धरा है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो उस हुकूमत के लिए ज्यादा बड़ा होता है जो कि रिसेंटली हुकूमत करके गई होती है, जो फैसले करके गई होती है। तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त माशी हालात हैं, जो बेरोजगारी में इजाफा है, महंगाई है, IMF के प्लान में होते हुए कोई रिलीफ मिल नहीं सकता इस दौरान, तो मुझे लगता है कि उसके असरात जरूर आएंगे इलेक्शन में और नून लीग को उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि नून लीग पिछले कई सालों से जो सियासत कर रही थी वो मज़ाहमती सियासत थी। वोट को इज्जत दो का नारा वो लगाकर 2018 के इलेक्शन में भी गए और इसके बाद भी आप देखें जितने भी बाई इलेक्शंस उन्होंने जीते PTI के दौर में, उसमें उनका एक ही नारा था, वोट को इज्जत दो, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दो। अब ये चीजें उनके खिलाफ काउंट करेंगी क्योंकि इस वक्त ये सबको मालूम है कि 2017-18 में जो फैसिलिटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थी वो अब नून लीग के लिए की जा रही है। तो किस मुंह से वो कहेंगे कि वोट को इज्जत दो, जबकि वो उन कुव्वतों के साथ अब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे जिनके खिलाफ वो बात करते रहे। दूसरा जो नून लीग एक ये बात करती रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही, हमारे मुखालफिन को दी जा रही है। अब जो उनके मुखालफिन हैं उसके अलावा उनके जो इत्तेहादी हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक जमात को दी जा रही है और बाकी जमातों को नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल से इससे जो एक ओवरऑल तासुर है जो नून लीग के वोटर में जाएगा, उनको शायद ये कंफर्ट तो हो कि सपोर्ट की वजह से जो फैसिलिटेशन होगी हमारे लिए उसकी वजह से हम इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन जहां तक आवाम को मुतमईन करने का ताल्लुक है वो इन दोनों वजूहात की वजह से मुझे लगता है मुतमईन नहीं कर सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुतमईन करने का मतलब ये नहीं कि वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, क्योंकि फैसिलिटेशन होगी तो जीतने के इम्कान उनके सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अवाम को मुतमईन करके वो नहीं जीत सकते।
यही सब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? पहली बात तो यह है जी कि मैं, आपको याद होगा कि मैंने क्या आपको ये बताया था कि नवाज शरीफ की जो सियासत है उसका जो मुस्तकबिल है, जैसे कि शहजाद ने जहाँ खत्म किया, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि जीतने के इम्कानात हैं ही उन्हीं के, लेकिन उसकी वजूहत जो शहजाद साहब ने बताया कि वो नहीं है, और मैं भी यही समझता हूँ कि वो नहीं है कि जी वो पॉपुलैरिटी जो है वो सातवें आसमान पे होगी। क्योंकि आप ही के प्रोग्राम में मेरा ख्याल कहा था कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे और यहाँ जूतों में दाल बंटनी है और सीट्स जो है हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगी। अगर इलेक्शन हो गए, जिसके मेरा ख्याल है कि तब पता चलेगा जनवरी फरवरी में क्या इलेक्शन होने वाले हैं नहीं होने वाले, उससे पहले नहीं पता कर सकते। देखिए जी, मेरा जो अपना जो सियासी तजिए का फिक्र है वो बिल्कुल फर्क है, और मैं बिल्कुल इसको एक और तरीके से देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जी सियासत का ये महंगाई, ये रसवाई, इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे पास तो जो लेटेस्ट क्राइटेरिया हुई है कि इमरान खान साहब ने जहां जो नवाज शरीफ साहब की या मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ छोड़ के गई थी, जिन जिन चीजों को, जिन जिन मुद्दों के अंदर, वो उसके अंदर उन्होंने उसको कई गुना जो है उसने बदतरीन इजाफा किया। चाहे करप्शन थी, चाहे उसके बाद स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट्स थे, उसके लिहाज से जब जो वो छोड़ के गए थे 7% के ऊपर, और इस तरीके से हर मद के अंदर इमरान खान साहब ने किस तरह बुरा परफॉर्म किया। 4% महंगाई छोड़ गए थे। जब इमरान खान साहब ज्ञान जाने लगे तो एवरेज जो थी 12-14% महंगाई थी, उसके अंदर भी ये कोई 18-19% कहता है, कोई 12-14%, वट एवर। लेकिन इमरान खान साहब को किसी ने उसे पूछा? क्यों नहीं पूछा? क्यों? जो बयानिया जो था सियासत के अंदर, उसका जो जहराना अंदाज सियासत है, सियासत को पे ऑफ करती है। मैं एक और मिसाल आपको दे दूं, 2002 के अंदर मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत बनी, मैं अच्छा परफॉर्म किया, सब कुछ बेहतर हो गया। सारी मेरा ख्याल है कि डॉलर जो है जिस दिन जो पकड़ा उन्होंने 66 रुपए के ऊपर या 60 रुपए के ऊपर, वही रहा आखिरी दिन तक मुस्लिम काफ की हुकूमत के अंदर। और रेल पे प्रॉपर्टीज ऊपर जा रही हैं, कारोबार जो है प्रॉस्पर्स कर रहे हैं, लोग जो है दोनों हाथ में पैसे कमा रहे हैं। रावी चैन लिख रहे हैं क्या हुआ 2008 के इलेक्शन में, तो काफ के लिए के माथे में क्यों नहीं सेहरा बांधा गया? क्योंकि जो बयानिया जो था असेंबली एसोसिएशन का टाउट होने का, वो बड़ा ही कमजोर बयान था। ये जो नवाज शरीफ साहब 2007 में आए और दिसंबर 2021 तक सियासत के बेताज बादशाह रहे, दिसंबर 2021 तक, तो उनका कोई मुकाबला नहीं था कि दिसंबर के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग टिकट लेने के लिए लंदन पहुंचे हुए थे, और जरदारी साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को टिकट दे दे तो हम जो है इमरान खान की गवर्नमेंट अगले दिन गिरा देंगे। क्या वजह थी? एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जिसका जान है, उधर इमरान खान ने ले लिया। कितनी दफा आपको पहले कह चुका, आज फिर अब तो उनके पास बयानिया भी नहीं है ना, एग्जैक्टली जैसे आप भी कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, लेकिन बीबी आप एक बात सुन ले, उसमें वाइंड अप कर लूं। उसके बाद सियासत जो होती है, इसके ताल्लुक जो है आपके बयानिया से होता है, इसका ताल्लुक वो परफॉर्मेंस जो बदनिज़ामी है वो बाद में काउंट करती है, जब आज मुकाबले के बंदे का बयानिया एक ही हो। सही है न्याई साहब, मैं 2 मिनट के लिए आपका तजिया बिल्कुल सच मान के अगर आगे बढ़ूं, इनकी हुकूमत भी बन जाती है, इस मफरूजे के ऊपर भी आगे चलें, तो फिर तो ये एक और चैलेंज नहीं होगा। सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो तो अगर अभी से ये सारे इंडिकेशंस हो रहे हैं, वो तो सड़कों पे निकल आएंगी हुकूमत बनने के बाद, फिर तो मईशत और बेड़ा गर्क हो जाए, इनके लिए संभालना और मुश्किल होगा। देखिए, इसके बारे में कई चीजें इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो मुख्तसर जवाब दे दूं कि ये जो सिनेरियो तब ही बनेगा कि जिसके अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट की जो पहली तरजीह है वो इलेक्शन नहीं है। पहली तरजीह है उनका एक अपना एक सियासी इस्तेकाम है जो उन्हें चाहिए। वो सियासी इस्तेकाम को उनका अपनी एक जो है उसके जो गाइडलाइंस है, और वो सियासी इस्तेकाम जो है जब हो जाएगा, मतलब है कि इमरान खान साहब का वजूद जो है मुस्तकबिल में 5, 10, 15 साल नहीं होगा। जब वजूद नहीं होगा तो एक उसका भी पीछे पूरा जो ये जो सोच रहे चाह रहे होगा या नहीं होगा, मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ ये होगा। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आगे इसके ऊपर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब एंटी बाजवा और पुरानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, मेरे देखे कैप्टन सफ्तर साहब जो है वो उनके खिलाफ बड़ा बोल रहे हैं, कह रहे हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। क्या वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट इस तरह से अब कैश करना चाह रहे हैं? एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। के कायद नवाज शरीफ की वापसी सियासी मंजरनामे को कैसे शेप अप करेगी, हम इसके ऊपर तज्जिया और तबसरा कर रहे हैं। महमल, नवाज शरीफ के पास अवाम को देने के लिए क्या है? क्या वो अवाम को मुतमईन कर पाएंगे?
नहीं अलीना, वो बिल्कुल भी आवाम को मुतमईन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए बात ये है कि शहजाद और न्याय साहब दोनों ने एक्सप्लेन भी किया है कि पिछली हुकूमत जिस तरह से उनकी 16 महीने की रही, वो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसमें वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर्स जो दो रहे हैं वो PMLN ही के थे, और ख़ास तौर पर जो डार साहब थे वो मियां नवाज शरीफ ने खुद पिक किए थे, और उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से आखिरी वक्त हम बिल्कुल जो है डिफॉल्ट के दहाने पर आ गए थे। और जो महंगाई और ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो PTI का शेयर है वो जरूर है, लेकिन असल में तो एंड पे तो लोगों को डार साहब याद रहेंगे ना कि उन्होंने क्या किया और फिर किस तरीके से एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट एंड के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ साहब किस तरीके से लेकर आए, और जिसकी वजह से बिजली के बिल देख लें, आप वैसे देख लें, हर चीज के अंदर जो महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन, वो कितनी ज्यादा है। दूसरी चीज अलीना ये है कि जो बयानिए की बात होती है, इस वक्त अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं, वो बेशक आप फरवरी में भी कराएं, और अगर उसके अंदर PTI को ओपनली उसके अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ सके और इमरान खान साहब अगर कैंपेन कर रहे हों, तो फिर आप दिखेगा कि रिजल्ट्स क्या होते हैं। फिर तो मियां नवाज शरीफ हो, बेशक कोई और हो, तो वो आपके सामने होगा कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन उस तरह से ना हो, PTI को जो है आपने किसी तरीके से काबू किया हो, खान साहब जेल में हो, कैंपेन भी ना कर पा रहे हो, तो फिर जो है और कुछ जिस तरीके से अगर कुछ मैनेज होता है, तो फिर एक लो वोटर टर्नआउट में नून लीग हुकूमत तो बना सकती है, लेकिन क्या उससे अवाम को मुतमईन होगी? नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से सिर्फ एक आधी चीज ये हो सकती है कि उनकी अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि वो एक डिवाइसिव फिगर नहीं है, आप ये देखिए कि एक शहबाज साहब हो या मरियम नवाज साहब हो, ग्रुप्स, हम लोग इन कैंप्स की बात करते हैं ना कि शहबाज कैंप या मरियम नवाज कैंप, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर है, उस पार्टी के कायद हैं, तो वो जो है डिवाइसिव नहीं है, उनकी बात सुनी जाती है। और खासतौर पर जब वो पाकिस्तान के अंदर वापस होंगे तो वो अपनी पार्टी के अंदर शायद लंदन से उस तरीके से चीजें, हर चीज ना मैनेज कर सके जो वो पाकिस्तान में बैठकर कर सकेंगे। और थोड़ा बहुत ये होगा कि अगर वो कैंपेन लीड करते हैं तो अपने कोई नाराज वोटर को थोड़ा सा मोबिलाइज कर सके, लेकिन जिस किस्म की महंगाई है, ये इलेक्शन 2023 या 24 जब भी होगा, ये इलेक्शन महंगाई का इलेक्शन है। तो महंगाई इलेक्शन हमेशा बयानिए का इलेक्शन होता है पाकिस्तानी सियासत में, उसका महंगाई लोगों के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, इस वक्त जो बयानिया भी महंगाई के ऊपर भी होगा ना। आप ये देखिए कि अगर आपको 2013 का इलेक्शन याद हो तो वो जो PMLN ने कैंपेन की थी, वो की थी बिजली और गैस के ऊपर, इन दो चीजों के ऊपर की थी, और ये उनका उस वक्त का नैरेटिव था। तो ये जो है इस वक्त तो वैसे ही हर बंदा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है टू मेक एंड्स मीट। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब की वापसी से कोई आवाम मुतमईन होगी, क्योंकि महंगाई तो कम नहीं होने लगी उनकी वापसी से। देखिए, ये इलेक्शन ना महंगाई का है ना बयानिए का है, ये इलेक्शन मैनेज्ड होगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि ये इलेक्शन उसका इलेक्शन होगा। इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है वो जिस तरह शहजाद ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है, नवाज़ शरीफ साहब 3.5 साल बाद वापस आएंगे। मैक्सिमम मुस्लिम लीग नून के पास इस सारी चीज़ों को डिफेंड करने के लिए या इस चीज़ को वो क्या होगा, वो यही हो सकता है ना कि जी ये सारा उनका किया धरा है और हमें भुगतना पड़ा, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं होगा। और जब मुस्लिम लीग नून का दौर था तो चीज़ें बहुत बेहतर थीं, पॉलिसीज़ बहुत बेहतर थीं, और इसके अलावा तो कोई बयानिया नहीं होगा। लेकिन इतनी अगर ये परसेंटेज 50% भी होती ना तो मुस्लिम लीग नून मैनेज कर लेती। ये जो सिचुएशन, महंगाई की सिचुएशन है, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। और जब तक इलेक्शन होगा, तसव्वुर करें उस वक्त तक पेट्रोल की प्राइसेस क्या होंगी, उस वक्त तक बिजली के बिल कहाँ तक पहुँच गए होंगे। हो सकता है सर्दियों में ज़ाहिर है कम आए, लेकिन ओवरऑल मार्केट में आवाज़ ये लगी है कि 320 तक जा सकता है पेट्रोल। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये सिचुएशन में आप क्या केस लेकर जाएंगे। सिर्फ आपको एडवांटेज जो हासिल होगा वो ये कि सामने वाला जो फरीक है वो टूट फूट का शिकार है। सामने वाला जो फरीक है उसके लिए इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सामने वाला जो है वो मेन जो PTI के चेयरमैन है वो नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल नहीं होंगे। इस सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब किसी और के लिए नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब सिर्फ अपने लिए आ रहे हैं। यानी वो, अगर आप ये समझ रही हैं कि वो कैंपेन करके किसी और को नॉमिनेट करके जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, वरना वो नहीं आएंगे। ये बिल्कुल
देखिए ना, अपना केस अगर ये किसी और को ही नॉमिनेट करना होता तो फिर नवाज शरीफ साहब अपने केस के लिए लीगल सारे उसके लिए क्यों फिर ये सारा खेल खेला जाता। तो अगर उनको लीगल तरीके से जो है बिल्कुल निकाल के लाना है तो जाहिर है वो अगले प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। 2018 में देखें, 2018 की सिचुएशन थी, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाई थे, उनको सज़ा हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून जो बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, अगर पीटीआई के साथ ये इत्तेहादियों को शामिल नहीं करवाया जाता तो मुस्लिम पीटीआई गवर्नमेंट नहीं बना पाती, मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी बना पाती और मरकज़ में भी। तो उस वक्त सिचुएशन इसलिए वो क्यों थी, इसलिए कि उस वक्त लोग मुस्लिम लीग नून की 2013 और 2016 तक की जो परफॉर्मेंस है उसको सामने रख रहे थे। परफॉर्मेंस बल्कि उनके साथ वो था ना, बयानिया था एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वही मैं कह रहा हूँ, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था। और फिर ये कि सिचुएशन ऐसी नहीं थी। अब ये कि आपने 16 महीने में अपने लिए एक ऐसा गड़ा खोद लिया है जो पीपल्स पार्टी से एक तरफ आपको वो करना पड़ रहा है, हालांकि पंजाब में पीपल्स पार्टी स्टैंड नहीं कर रही, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप लोगों को क्या समझाएंगे, लोगों का क्या मुकाबला, कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन एडवांटेज सिर्फ उनको ये है कि पीटीआई जो है, जिस तरीके से पीटीआई की सूरत हाल है, कहीं इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है, कहीं दूसरी पार्टियां हैं, वो है। वो ये कहते हैं पंजाब में हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम खुद ही से करेंगे, बाकी सूबों में हम देखेंगे क्या करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मुख्तसर मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। नवाज शरीफ वापस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो खुद कैंडिडेट होंगे वज़ारत उज़्मा के? देखिए, उनके पास चॉइस नहीं है, तांगा मत बजांगा मत, मैं अब क्या करें। मतलब ये जो चौथी दफा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, कोई कतगन नहीं बनेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ कहा यही बात थी ना, जो क्लिप बड़ा पीटीआई वाले बड़ा चलाया कि उसके ऊपर बड़ा उसका मजम्मत की कि मैंने कहा जी इंशाल्लाह बनेंगे। मैंने तुझे कहा था कि क्योंकि इसके ये तो मैं अभी बता रहा हूँ कि वही बनेंगे, लेकिन ये उन हालात में क्या है, इलेक्शन जो है होंगे नहीं होंगे, क्योंकि मैं अब कन्विंस हूं कि एक दफा आप कहते हैं ना, इट्स नाउ और नेवर, ये कभी ये नहीं होगा कि इलेक्शन आप लेट करें तो उसके बाद फिर हालात आपके काबू में होंगे इलेक्शन कराने के लिए। बाकी ये कि मैं सिंपल सा एक आपको मैथमेटिक का फार्मूला बताया है कि इमरान खान साहब को नवाज शरीफ का बयानिया मुंतकिल हो गया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान का बयानिया मोहरा होने का नवाज शरीफ को मुंतकिल हो गया। ठीक है, चुनाचे ये वही। अच्छा, लेकिन ये चीज भी समझ नहीं आती कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो वो घाटे का सौदा तो नहीं करके आ रहे होंगे, वो यही सोच के आ रहे होंगे ना कि इलेक्शंस करीब होंगे तो मैं आ जाऊंगा, बहुत लंबा अगर उनको कोई नुकसान इसका भुगतना पड़े तो वो तो नहीं आएंगे। जाहिर बात अलीना, ये देखो सियासतदान कितना सा बेरोजगार रह सकता है, उनको बेरोजगार उसका ये सियासत है, पार्टी यहाँ पे आगे चल 3.5-4 साल रहे। नहीं वो देखो ना, एक वो तो आता है ना, वो पीरियड आया जिसके अंदर वो सारा हुआ, उससे पहले भी रह चुके होंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि अब ये तो नहीं है ना कि अब ये सारा जो चीज अगर इमरान खान माइनस होता है और उनका एक रोल बनता है तो वो फिर किसी को दे देंगे जी अब मैं ना हूं। अच्छा, ये तो अलग बात है। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये मेहमान ने बात की है ना, ये भूल जाते हैं हम कि 2009 में नवाज शरीफ ने जब ये सखा चौधरी की बहाली की मूवमेंट जो है एक कामयाबी के साथ हमकना कराई, तो आप सर्वे 2009 दिसंबर के निकाल के देख ले, नवाज शरीफ इस मुल्क में 87% पॉपुलर था। कभी आप देखें तो चेक तो कर लें, डेटा चेक कर लें। फिर यही इसी पॉपुलैरिटी के साथ 2010 में 67% पॉपुलर था। ये इमरान खान साहब के ज़हूर से पहले 2011 में जब इमरान खान साहब का चला उससे पहले, और वो भी उसकी रीजन कभी बता दूंगा। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास बयानिया नहीं है। वो बयानिया पाकिस्तान में पिछले 70 साल से बिक रहा है, वो बयानिया उससे नवाज शरीफ साहब। सर, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। सही बात, हम लोग तज्जिए कर रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं आगे क्या होने वाले। आई अंडरस्टैंड सबकी सिचुएशन, लेकिन ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। शहजाद प्लीज मुख्तसर रखिएगा। मेरे ख्याल से पैनल इस बात पे तो मुत्तफिक है कि बयानिया नहीं है, और जो बयानिया होगा गालिबन वो यही होगा 2016-17 में देखें हम पाकिस्तान को कहाँ पे लेके जा रहे थे और अब पाकिस्तान कहाँ चला गया। मेरे ख्याल से अवाम इतनी पुरानी बातें याद नहीं रखते, वो यही देखते हैं कि आपकी रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है, रीसेंट आपके दावे क्या है, तो मेरे ख्याल से उसी पे जज किया जाएगा। और एक बात और जिस पे मुत्तफिक है पैनल, वो शायद ये है कि पंजाब की हद तक तो ये कंफर्म है कि नवाज शरीफ साहब रेस में अकेले दौड़ेंगे, यानी उनकी जमात अकेले दौड़ेंगे,
और जब आप अकेले दौड़ते हैं तो जाहिर सी बात है नंबर 1 आप ही आते हैं, जिसका मेरे ख्याल से इजहार बिलावल साहब भी आजकल कर रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन देखिए ये जो बात है ना कि अगर नवाज शरीफ जब आएंगे तो वही वजीर आजम बनेंगे, तो इसका मतलब हम ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो कोई मज़ाहमती प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, कोई कठपुतली वजीर आजम बन के अपना टाइम क्यों उनका सब की थी 2000 2018 क्या ना पिछले साल 2022 के अंदर, तो किसने सब की थी? मुस्लिम नून नवाज शरीफ से लाताल्लुक नहीं हो गई थी, या उन्होंने उसे डिसोन तो नहीं किया था, वो तो एक्सेप्ट कर चुके थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब वो चाय से नहीं है। वो अगर अब आके खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं तो वो अपने ऊपर ये टैग लगाएंगे कि मैं एक कठपुतली वजीर आजम हूँ। ये एक ऐसा टैग है जिससे शहबाज शरीफ साहब को कोई मसला नहीं है, वो तो खुलकर कहते हैं। इमरान खान साहब भी कहते थे हम एक हाइब्रिड रिजीम है, मुझे कोई मसला नहीं, हम एक पेज पर हैं। नवाज शरीफ की जो सियासत है, जब एटलीस्ट वो वजीर आजम बन जाते हैं, वो इस तरह की रही नहीं है। पास्ट कुछ और कहता है। हाँ, जब ऑपोजिशन में होते हैं, डील करनी होती है, तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब आ जाते हैं, लेकिन जब वो उस कुर्सी पर बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि ये सिविलियन मैंडेट जो है, सिविलियन के जो इख्तियारात है वो उसको एक्सरसाइज करें, ये उनका डोमेन है। लेकिन आप अगर वो आके वजीर आजम बनना चाहते हैं, जैसे जिसमें मैंने कहा कि अब सवालिया निशान है कि वो खुद अपने लिए कैंपेन करेंगे, भाई के लिए करेंगे, लेकिन अगर खुद बनते हैं तो फिर मेरे ख्याल से वो एक्सेप्ट करके आएंगे कि वो एक सेकंड फिडल का रोल करेंगे। देखिए, एक इलेक्शन हमारे यहाँ वैसे भी जनरली इलेक्शन मैनेज्ड होता है, ये इलेक्शन भी अरेंज्ड है, अरेंज ही नज़र आ रहा है। जिस तरह की यहाँ जिस तरह की मैं पॉलिटिकल मैनूवरिंग देख रहा हूँ, या इवन जो पंजाब से दोस्तों से बात होती है, तो वो मैनूवरिंग अब भी हो रही है, वो इलेक्शंस अब भी मैनेज्ड हो रहा है, और मैनेज्ड ही इलेक्शन होगा, और उसी मैनेज्ड इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ आ रहे हैं, वरना वो नहीं आए। एक ऐसे ग्राउंड में वो नहीं उतरेंगे जहाँ उन्हें नज़र आए कि इमरान खान जो है वो भी क्वालिफाइड कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, पीटीआई अपनी फुल स्ट्रेंथ में इलेक्शन के लिए उतर रही है। ऐसे इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। या वो वहाँ से कहें कि हाँ भाई इमरान खान के ख़िलाफ़ मैं लड़ने को तैयार हूँ। क्या लाहौर में ऐसा होगा? क्या हम ये देखेंगे कि लाहौर का इलेक्शन हो और नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान हो? मुझे नहीं नज़र आता ऐसा। दूसरी बात ये, पार्टी वाइज अगर आप देखें, पार्टी वाइज ऑर्गेनाइजेशनली पंजाब में सबसे ज़्यादा रूट्स नून लीग के रहे हैं, और वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस ऑनवर्ड्स आप देख लें, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में भी उनके, और इसीलिए 2018 से 2022 तक इमरान खान ने लोकल बॉडीज़ नहीं करवाए पंजाब में, इसलिए कि उन्हें ये खौफ था कि मुस्लिम लीग नून दोबारा जीत जाएगी, इसलिए कि वो ये पार्टी निकली ही लोकल बॉडीज़ उससे फेजेस से। तो इसी वजह से 2018 में भी डिस्क्वालिफिकेशन, कन्विक्शन, उसके बावजूद बड़े अफसोस के साथ कहना पड़े, ये तो बाकी जो हम बातें कर रहे हैं वो तो फिर सरसरी सी रह जाती है ना, बड़ी सतही रह जाती है। जब इतनी बड़ी बात हो गई कि इलेक्शंस होंगे तो उनका नतीजा पहले से ही पता है, 5-6 महीने पहले से ही पता है, तो फिर इसके बाद तो क्या रह जाता है आगे? बाकी तो सारी सुपरफिशियल बातें रह जाते हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। लेकिन हमारे तज्जियाकारों की आपने राय सुनी, उनका तज्जिया सुना, आगे आने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक किस तरह से ढल सकती है। एक बड़ा अहम इशू है, उसको डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने बात करनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, जो कि शदीद माली और इंतज़ामी उमूर से दो चार है। एक बहरानी कैफियत है जिसकी अब हम लेटेस्ट एपिसोड देख रहे हैं, जिसमें इतने बुरे हालात हो गए हैं कि PIA स्पोक्स पर्सन के मुताबिक काफ़ी तैयारे ग्राउंड करना पड़ गए, क्योंकि ऑपरेशंस चलाने के लिए PIA के पास पैसे नहीं हैं। अब ऑब्वियसली जो मुल्क में इकोनॉमिक सूरत हाल है उसका इफेक्ट PIA पे भी हो रहा है, लेकिन ये आज का मसला नहीं है, बहुत देरीना मसला है जिसके मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ हल बताते हैं अपने तज्जियाकारों के सामने। हमें मौजूदा सूरत हाल भी और फिर इसका लॉन्ग टर्म हल क्या हो सकता है, ये दोनों जानने की कोशिश करेंगे। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ कि हुकूमत PIA के मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने में नाकाम क्यों है, और ज़रा टेक्निकल इसका पहलू सबसे पहले क्लियर करते हैं, जिसके लिए हमने दावत दी है खुसूसी तौर पर ताहिर इमरान मियाँ साहब को। ये शहरी हवाबाजी के उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो मौजूदा इशू है जिसमें ऑपरेशंस चलाना मुश्किल हो गए हैं, बहुत से तैयारे ग्राउंड कर दिए गए हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझाइएगा और बताइएगा इसका हल क्या है। अभी जो इशू है, एक चीज मैं वो भी करेक्शन कर दूं कि जो अभी इशू आप कह रही है ना कि मसलन ये सारा का सारा इशू डॉलर के साथ कनेक्टेड है। आपका जैसे ही डॉलर के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो ये जो अदायगियों के इश्यूज हैं, जो लीज के इश्यूज हैं, ये हल हो जाएंगे। तो बहुत सारा ये मिसलीडिंग किया जा रहा है कि PIA के मसले,
पीआईए 2017 से जब से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी है उसने हुकूमत पाकिस्तान से 1 रुपया नहीं लिया। ये आपके लिए न्यूज होगी। वो सारे का सारा पैसा हुकूमत पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी से बैंकों से लेती है। तो बुनियादी तौर पर वो हर दफा हुकूमत के पास आते हैं कि जी हमें पैसा चाहिए, हुकूमत कहती है अच्छा ठीक है हम गारंटी देते हैं, तुम जाके बैंक से ले लो, मार्केट से। तो पीआईए सारा का सारा पैसा बैंकों से ले रही है, हुकूमत से नहीं ले रही। लेकिन अब बैंक भी देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से यह मसला यहां तक आया कि बैंक कहते हैं हम कहां से देंगे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है। तो इसलिए जो गारंटर है वो उसकी पोजीशन वीक हुई है, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन अब बहुत ज्यादा खौफनाक हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि थोड़ा बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होने से डॉलर का इस सिचुएशन में बेहतरी आएगी, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट द एंड। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इसको मजीद ब्रॉड टर्म्स में देखते हैं। बहुत से माहिरीन बहुत सी तजावीज़ देते हैं कि पीआईए के साथ क्या होना चाहिए, क्या किया जा सकता है, क्योंकि एक कांस्टेंट मसला रहा है। उसमें से एक तजवीज़ प्राइवेटाइजेशन की भी होती है। क्या आप समझते हैं पीआईए की अगर निजकारी कर दी जाए तो ये बेहतर हल है? आज के पाकिस्तान में जहां पे डॉलर का मसला है, जहां पे सिविलियन सुप्रीमेसी के इश्यूज हैं, जहां पे इलेक्शंस होने के ऊपर सवालिया निशान है, वो इस मुल्क में सरमायाकारी करना चाहेगा। और उसने इससे पहले इस मुल्क में सरमायाकारी करने वालों का हशर देखा हुआ है। जैसे कि टीथियान ने, जो चिलियन कंपनी ने जब रिकोडिक में इन्वेस्टमेंट की, उसके साथ हमने क्या किया। ऑयल एंड गैस की 17 कंपनियां जिन्होंने बलूचिस्तान में एक्सप्लोरेशन की बात की, उनके साथ क्या हुआ। तो इन तमाम चीजों के बावजूद मुझे बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा वो बहादुर और अक्ल से पैदल इंसान है जो मौजूदा पाकिस्तान में पीआईए के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठ के ये हवाइयां उड़ा रहे होते हैं कि जी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। भाई प्राइवेटाइज करने के लिए कोई प्राइवेटाइजेशन खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। शाहिद हकान अब्बासी साहब से किसी ने पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया था कि कौन खरीदना चाहता है, देयर इज नो बायर। आप इसके अंदर एसेट्स भी डाल दें, इंसेंटिव भी दे दें कि जी हम आपको 5 साल के लिए पैसे देंगे, आप ये हमसे अच्छा ताहिर, ये हमारी समझने के लिए बताइएगा, एज अ कंपनी एज अ होल नहीं, अगर हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स, इसकी मुख्तलिफ एंटिटीज करके इसको बेचें तो क्या ये फीजिबल होगा? ये किया जा चुका है ऑलरेडी अलीना, ये सारा किया जा चुका है। पीआई के तमाम पार्ट्स सेपरेट करके अब सिर्फ ये जो एक शेल है पीआई का वो मौजूद है। ठीक है। अच्छा ताहिर, बड़ी दिल पे पत्थर रख के पूछना पड़ा है, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि ये सवाल पूछना बन रहा है। क्या हमें इस वक्त जिस तरह के माशी हालात हैं और उसमें पीआईए एक टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन बना हुआ है, आपके मेरी पॉकेट में वो गुंजाइश ही नहीं है कि हम इसको संभाल सकें, क्या हमें इस वक्त नेशनल कैरियर की ज़रूरत भी है? ओपन मार्केट जो है पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस को एक खुला मैदान देना चाहिए और जो पीआईए के साथ प्रेफरेंशियल सलूक है ये नहीं होना चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पे हुकूमत एक बोल्ड स्टेप लेना चाहती है, जो कि ये हुकूमत शायद नहीं ले सकती, एक कंसेंसस डेवलप करके पीआईए को बंद कर दिया जाए। इससे ज्यादा कोई और सोल्यूशन वायबल नहीं है इसका। लेकिन बंद करना भी इतना आसान नहीं है। बंद करने की मुराद ये है कि आपका यानी पीआईए एक लेगेसी एयरलाइन है, यानी कि हीथ्रो, न्यूयॉर्क, कनाडा वगैरह में ग्रैंडफादरली राइट्स हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। आपके इतने बड़े बड़े एसेट्स हैं, दुनिया के किसी भी शहर में चले जाएं। मैंने दुनिया के तमाम बड़े आजमों में हर शहर में अगर कोई पाकिस्तानी ब्रांड देखा है तो वो पीआईए देखा है। आप इसको शट डाउन करेंगे तो कल को जब आप नया कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे उसको पैदा करने में बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो ये चीज माने होती है। नवाज शरीफ साहब ने ये कोशिश की थी, अलीना आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पीआईए को बंद करके पाकिस्तान एयरवेज के नाम से लॉन्च किया गया था, लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद अखबारों के इश्तिहार की हद तक ही था, उसके आगे नहीं चलता। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। पीआईए के लिए कप जो सप्लाई करते हैं ना, जो आप पेपर कप जिसमें आप पानी और चाय पीती हैं, उस बंदे ने 3 साल पहले, उस कंपनी ने 3 साल पहले एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट लिया पाकिस्तान में। यानी पीआईए के लिए काम करने वाले लोग इस वक्त मल्टी बिलियनियर हैं, उनकी अपनी एयरलाइंस निकल चुकी हैं, यानी कि अपने एयरलाइन के ऑपरेशन शुरू। मैं नाम ले सकता हूं बहुत सारे। अरे ताहिर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। और शहजाद आप कहिएगा। देखिए, कुछ फाइनेंशियल्स पे नजर डालना जरूरी है। मैं इस साल की आपको आदाद शुमार बता देता हूँ। ये जो 6 महीने के नताइज आए हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, जो रेवेन्यू है, जो मतलब कमाया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने, उसमें 72% का इजाफा हुआ है। आपका जो रेवेन्यू है 127 बिलियन तक वो पहुंच चुका है। यानी कि
जो आप जो पैसेंजर सफर कर रहे हैं उसमें ट्रैवल कर रहे हैं उससे आपकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। लेकिन जहां रेवेन्यू में 127% इजाफा हुआ है, वहीं आपका जो नेट लॉस है, जो नुकसान है, उसमें 47% का इजाफा हुआ है। वो अब पहुंच गया 64 बिलियन। पिछले साल ये 43 बिलियन था। 6 महीने का ये नंबर है। तो इससे क्या नतीजा आप हासिल कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप कोशिश करते हैं अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, आपके नुकसानात उतने बढ़ते रहते हैं। तो इन दी एंड तो नुकसान पूरा करने के लिए आपको बोरो करना पड़ता है। अब ताहिर इमरान ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान डायरेक्ट लैंड नहीं कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान सॉवरेन गारंटी देती है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक पे लैंड करते हैं पीआईए को। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? एक प्राइवेट बैंक जो है वो किसी ऐसी कंपनी को जो एक 6 महीने में 64 अरब रुपए का नुकसान खड़ा कर रही हो, उसको वो तो नहीं देगा पैसा। वो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि वो हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी है, और क्योंकि इसमें हुकूमत पाकिस्तान के शेयर्स अपने भी पीआई में मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है कि इन माली हालात में हम तो ये बात कर रहे हैं कि शायद सऊदी अरब और यूएई भी पता नहीं कब पैसे दे। प्राइवेटाइज करना मुश्किल होगा, लेकिन इन दी एंड आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको नुकसानात बताए कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद नुकसानात आपके बढ़े, उसकी वजह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है और डेट सर्विसिंग है। यानी जो कर्जा वो ले रहे हैं उस पर वो सूद की अदायगी। वही मसला जो पाकिस्तान के साथ है कि पीआईए भी सूद की अदायगियों में और एडमिन कॉस्ट में बहुत ज्यादा अदायगियां कर रहे हैं। उसको कट डाउन करने की जरूरत है। ये प्रोसेस आप शुरू करें और इन दी एंड आपको यही करना पड़ेगा कि प्राइवेटाइज करने के लिए आपको बहुत कम रकम पे ये देना पड़ेगा, और जो डेट है वो हुकूमत पाकिस्तान को अपने सर लेना पड़ेगा, जिसकी ऑलरेडी उन्होंने सॉवरेन गारंटी ली हुई है। इस डेट के साथ ये कंपनी कोई नहीं खरीदेगा। जब भी आप बेचेंगे, जब हालात बेहतर हो तब भी आप बेचेंगे। डेट आपने अपने सर लेके इस कंपनी को क्लीन करके आपको देना पड़ेगा। अच्छा शहजाद, अभी आपने ताहिर की बात सुनी, वो तो ये कह रहे थे कि इवन अगर आप इसके साथ कोई इंसेंटिव भी देते तब भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अलीना, जो मैंने आपको बताया कि इन 6 माह में जो रेवेन्यू है वो 127 बिलियन का है, उसमें 72% का इजाफा है। इसका मतलब रेवेन्यू पोटेंशियल इस एयरलाइन का मौजूद है। ठीक है। मसला ये है कि आपकी एडमिन कॉस्ट और डेट सर्विसिंग बहुत ज्यादा है। इसका आपको हल निकालने की जरूरत है, और आप मेरे ख्याल से इन द लॉन्गर टर्म प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई इरादा नहीं है। अभी रिसेंटली जब लास्ट 2-3 दिन थे, साद रफीक साहब से हमारी मुलाकात हुई, वो एविएशन के मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो इस चीज का हामी था कि इन इदारों को ये कौमी असासे हैं, इनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। मुझे खुशी भी ये सुन के कि वो कह रहे हैं कि अब और कोई हल नहीं है, वी हैव टू प्राइवेटाइज दिस। अब ये जाहिर सी बात है, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठेंगे वो कैसे इस कंपनी को क्लीन अप करके देते हैं, मेरे ख्याल से एक यही तरीका, और कोई तरीका मुझे तो नहीं नजर आता। ठीक है। अच्छा, अगेन वही बहुत सी तल्ख हकीकतें या कड़वी चीज़ें जो अभी हमें बोलनी पड़ी हैं, लेकिन हालात यहाँ पर आ गए महज साहब। मुलाजमीन की तनख्वाहों का एक बहुत बड़ा इशू, लेकिन हम ओवर स्टाफ्ड हैं, इस हकीकत को हमें मानना पड़ेगा। गैर ज़रूरी भर्तियाँ हुई हुई हैं। भाई प्रॉब्लम, हर चीज़ को हम प्राइवेटाइज करने की बात कर कर बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। चीज़ ये कि लॉसेस हो क्यों रहे हैं? क्या चोरी नहीं हो रही अंदर? आप अभी इसी साल की रिपोर्ट देख लें, जहां मेंटेनेंस में फ्रॉड होता है, करप्शन होती है, जहाज खड़े होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स निकाल के ले जाए जाते हैं। आप उन चीज़ों को क्यों नहीं रोक सकते? कहां नुकसान हो रहा है, कौन नुकसान कर रहा है, कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं, सब चीज़ें पता हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में ये मैटर गया है। चीज़ ये है कि हम उस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, प्राइवेटाइज कर दो। पाकिस्तान स्टील प्राइवेटाइज कर दो, रेलवे प्राइवेटाइज कर दो। भाई जो फ्रॉड हो रहा है उन फ्रॉडियों को पकड़ो, उनको सजा दो, उनसे लॉसेस रिकवर करवाओ, पीआईए को चलाओ। सीधी सी बात यह है कि हम हर चीज को, आप पाकिस्तान के सारे नेशनल एसेट्स को उठा के आप भेज देते हैं। पाकिस्तान रेलवे की रियल एस्टेट उठा के देख लें, पाकिस्तान रेलवे की क्या रेवेन्यू का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? लॉजिस्टिक्स। आपने वो सारे कार्गो उठा के जो है वो एनएलसी को दे डाले और दूसरे लोगों को दे डाले। आप पाकिस्तान स्टील, अगर पाकिस्तान स्टील मुशर्रफ साहब के पीरियड में प्रॉफिट में जा सकती है तो इसका मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जा सकती है। प्रॉफिट में क्यों नहीं गई, उसके बाद क्यों लॉसेस हो गए? इसका मतलब है वहां फ्रॉड हो रहा है, इसका मतलब है वहां करप्शन हो रही है। पीआईए भी इसी तरह। अच्छा। पीआईए में मेंटेनेंस उठा के देख लें आप, बाकी चीजों रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उन चीजों पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जाता? किसका काम है ये?
ये क्यों उन लोगों को वहां चीजें को चेक क्यों नहीं किया जाता? हम बहुत आसानी से ये करके लॉसेस करके अपने जितने भी नेशनल एसेट्स हैं वो हम प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और आखिर में फिर जो है। जी अलीना, देखिए पहली बात तो ये है कि ये वाइड रेंज्ड इशू है, ये कोई एक यानी कि इसके ऊपर हुकूमत जो है वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसके अंदर 2-3 बहुत बड़े बड़े की इश्यूज 2-3 हुकूमतों के। एक 1980 से ये सारे मसाइल जो हैं असल में शुरू हुए, जो कि ज़िया दौर था, यानी कि एक डिक्टेटर का दौर था। फिर डायरेक्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ऊपर तो हम बहुत प्रेशर भी डालते हैं, उनसे हम बहुत सारी बातें भी करते हैं, लेकिन क्या किसी ने आज तक ये पूछा कि जो ये आज के जो मसाइल हैं इसकी जड़ जो मौजूदा मसाइल की मुशर्रफ हुकूमत है, उस हुकूमत के अंदर बोइंग से डायरेक्टली इन्होंने 777 तैयारे जो थे वो इन्होंने खरीदे कर्जे के ऊपर, लोन के ऊपर, और आज जो कर्जे का बोझ हमारे ऊपर लादा हुआ जिसको अदा करने के बाद कुछ बचता नहीं है, ये रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी, वो भी उसी की वजह से है। और फिर एक तीसरी बहुत अहम चीज जो थी, हम शायद भूल गए अभी माजी करीब के अंदर, गुलाम सरवर साहब जिन्होंने जो वो तकरीर कर दी जिसके बाद हमारे इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद हो गई थी, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई ना। मुशर्रफ दौर की अकाउंटेबिलिटी हुई, उस वक्त लग रहा था बहुत डॉलर आ रहे हैं तो ये सारी चीजें इस तरीके से कर लेते हैं, वो उस वक्त आपने मिसमैनेज किया। ज़िया दौर के अंदर जो मिसमैनेजमेंट हुई ये हुआ। फिर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं उनके अंदर एक और भी मसला है, वो भर्तियां भी करते हैं, बहुत दबादब भर्तियां होती हैं, यानी कि एक जहाज के अंदर जो इतने लोग होने चाहिए वो उससे कहीं गुना ज्यादा हो जाती हैं। और ये हमने देखा कि ये खासतौर पे पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है, तो ये चीजें भी सामने हुई। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो ज़िया दौर, फिर मुशर्रफ दौर जो मौजूदा मसाइल का, और फिर गुलाम सरवर साहब की वो स्पीच जिसकी वजह से बहुत लॉसेस। हम क्रू की बात करें, यहाँ जो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं पीआईए के, किन किन लोगों को लाके बैठा दिया गया आपने, तो असल चीज ये कि आप उस चीज को करेक्ट करें ना, उस चीज को करेक्ट करें, पीआईए को प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, रेलवे को करेक्ट करें, रेलवे को प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। सिर्फ हम ये कह के कि एक्सेस हो गया है एम्प्लॉइज का, हम ये कह के एक ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज करके मुतमईन हो जाते हैं। अभी जैसे कप्स वाले उसका कंपनी की मिसाल भी दी जी शहजाद, का ये काम नहीं होता कि वो कारोबार करे, वो इदारे चलाए, ये काम नहीं होता। पाकिस्तान के वैसे ही बड़े मसाइल हैं, आपने टैक्स इकट्ठा करना है, आप सारी तवज्जो वहां पे देंगे या ये करेंगे कि आपने पीआईए का क्या बोर्ड बनाना है, क्या मैनेजमेंट रखनी है, वहां पे चोरियां रोकनी है आपने। आप पाकिस्तान का पूरा बैंकिंग सेक्टर उठा के देख लीजिए, जितने बड़े बैंक है, यूबीएल, हबीब बैंक, ये खसारे में चल रहे थे सारे। जब ये 90 की दिहाई के बाद प्राइवेटाइज होना शुरू हुए, ये पीटीसीएल प्रॉफिट में था जब प्राइवेटाइज हुआ, प्रॉफिट में था और इसीलिए बड़े अच्छे पैसे उस वक्त आपको मिले। लेकिन आप ये देख लीजिए कि आपने क्यों प्राइवेटाइज किया, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए कि प्राइवेटाइज इसलिए किया क्योंकि जिस टेल्को के दौर में हम दाखिल हो रहे थे, जहां पे बाहर की कंपनीज आके कंपीट करती, क्या पीटीसीएल वहां पे कंपीट कर सकता होता? नहीं कर सकता होता। ये बातें मुझे समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान, ये हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैं, हम ये नहीं कर सकते। बरतानिया वगैरह में ये 70 की दिहाई से 80 की दिहाई से शुरू हो चुका था। जो इदारे प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, जो जैसे आपने रेलवे की बात की, हाँ रेलवे शायद प्राइवेटाइज करना बड़ा मुश्किल हो, वहां पे ये मुमकिन है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें कि जो ट्रैक्स हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी रहे, हुकूमत की रहे, लेकिन उस पर ट्रेनें जो है वो प्राइवेट भी चल रही हो, पब्लिक भी चल रही हो। लेकिन पीआईए जैसा इदारा आपको करना पड़ेगा प्राइवेटाइज। मैं वही कह रहा हूं, वो बैंक्स अगर आप उस वक्त प्राइवेटाइज ना करते, आज आप उसमें भी अरबों रुपए झोंक रहे होते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट गारंटीज लेके पीआईए में झोंक रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं होना चाहिए कि वो ये कारोबार करे। आपको लगता है वैसे ही मसाइल कम है, अब आप फिर एक बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग बुलाएंगे, फिर कहेंगे अब पीआईए का क्रैकडाउन भी हम शुरू करें। ये हुकूमतों के, इदारों के करने के काम नहीं है। प्राइवेटाइज करें इनको आप, जैसे दूसरी एयरलाइंस है मुनाफा बख्श है, उनकी जिम्मेदारी होगी, वो चोरी रोकेंगे। जैसे अगर कोई इस वक्त एयर ब्लू, सरीन या जो भी एयरलाइंस है, वो चोरी रोकने की जिम्मेदारी उनकी है, मेंटेनेंस की उनकी जिम्मेदारी है, ओवर स्टाफिंग की जिम्मेदारी उनकी है। ये आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं, आपके ख्याल में पॉलिटिकल या हुकूमत के ऊपर ये बोझ नहीं आना चाहिए? देखिए बात यह है कि ये जो बात है ना, मुझे 2-3 चीजें, छोटी सी मिसाल है। मलेशियन एयरलाइन को महातिर मोहम्मद ने 1996 में प्राइवेटाइज कर दिया। इतना शोर मचा, उन्होंने कहा जी इसका बेटा डील में इन्वॉल्व था जी, इसने कट लिया है जी, सस्ती बेच दी है। उसने कहा जी ये आज तो कुछ पैसे मिल गया, अगर 10 साल बाद अगर मैं उसको चलाता, जिसको प्राइवेटाइज करता, तो हमें भाव से पैसे देने पड़ते। 1 जनवरी 1972 को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सारी बड़ी इंडस्ट्री
और बैंक्स जिसका भी शहजाद ने जिक्र किया है नेशनलाइज कर दिए। मुझे बताए कितने थे जो 1 पीस में वापस आए? बीको बंद हो गई, बीको बना दिया गया, इत्तेफाक से उसमें रिकवर कर सकी। बड़े बड़ी जिसको कहना चाहिए हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, ऐसी इंडस्ट्री जो बंद हो गई। ये पीआईए जो था इसको तो 91-92 लोगों ने पीएनए को फाइनेंस किया। मुझे आप करने दें, मुझे थोड़ा सा मैं कर लूं। ये अगर पीआईए, ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स थे, ये पीआईए की मिल्कियत थी। अगर ये ज़ियाउल हक इसको हस्वानियों को प्राइवेटाइज ना करता और इनको बेचना देता, जब पीआईए जो है उससे निकाला, जब उन्होंने करके दिया, तो हकीकत यह है कि ये भी यही आप रोना रो रहे थे, जैसे रूजवेल्ट का आप रो रहे थे कि जी वहां पे अभी पता नहीं कितने बिलियन या कितना 100 बिलियन दाखिल करा के उसको वायबल बना रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है हमारी वायबल हो जाए। देखिए कौन कहता है हुकूमत चला सकती है? और फिर आपने बड़ी बड़ी अंपायर्स को तबाह होते देख, रशियन अंपायर को, इंडियन अंपायर्स को। जब तक 92 के अंदर मनमोहन सिंह फार्मूला नहीं आया था, इंडिया कहां बेचारा खड़ा था? उनको कुछ पुर्जे नहीं बनाने आते थे। वो जो गाड़ियां थी जो मार बना रहे थे उसकी पूजा कर रहे थे, पूरा मुआशरा रुक जाता है। ये हुकूमतों का काम नहीं है कि हम ये रोना रहे कि हुकूमत ने ये कर दी तो यूं करती है, फलां करती है, फलां की बचाए। हुकूमत ने अपने आप को चला ले। अमेरिका के अंदर तो डॉलर भी प्राइवेट डॉलर की काम क्या है हुकूमतों का? इंडिया की मिसाइल ऐड कर दे। एयर इंडिया पिछले साल टाटा ग्रुप ने उसको लिया और आप रिपोर्ट देख लें, 1 साल के बाद, मतलब फ्रॉम टाइमिंग ऑफ द फ्लाइट टू अदर सर्विसेज, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टाटा ग्रुप ने साइन किया है एयर इंडिया को लेने के बाद, एयरक्राफ्ट की जो उन्होंने डील की है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।